नमस्कार सभी को। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 12 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले 2 वीडियो रिलीज कर दी हैं, तो ये हमारी थर्ड वीडियो है और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि आप नोट्स बना सकें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाए वो आपको प्रोवाइड की जा सके और आप नोट डाउन कर सके। पहले हमने इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू नोशन ऑफ अ किंगशिप, सातवाहन, गुप्ता एम्पायर, क्वाइंस, सामंताज एंड चेंजिंग इन द कंट्री साइड, लैंड ग्रांट क्यों की जाती थी, ये वाली बातें भी हम कर चुके हैं। लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल इलाइट्स, टाउन एंड ट्रेड्स की हम बात करते हैं। आज के हम स्टार्ट करते हैं टाउन एंड ट्रेड्स कि भाई नगर और व्यापार। स्टार्ट करते हैं। लेट्स न्यू सिटीज, नए नगर। अब धीरे धीरे जैसे व्यवस्था बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नई जो टाउन्स हैं वो डेवलप होते जाने लग रहे थे, मतलब जा रहे थे। तो अर्बन जो सेंटर्स है वो बन रहे थे और इनमें से ज़्यादा जो थी वो कैपिटल थी किसकी, महाजनपदों की। और ये कहीं ना कहीं ये जो न्यू टाउन्स बन रहे थे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के रूट पे डेवलप हो रहे थे। अब इसका रीज़न क्या है भाई, कम्युनिकेशन के रूट्स पे ही क्यों डेवलप करी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे अब मेजर थे। अब लोग यहाँ से आए जाएंगे तो वहीं तो कोई, मान लीजिए आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो आप शॉप कहाँ खोलेंगे, जो मेन रोड है उसी पे खोलेंगे ना, क्योंकि लोग यहाँ से आते जाते हैं। अगर यहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ शॉप खोलने का क्या फ़ायदा है। तो ऐसे ही ये भी ट्रेड सेंटर बन गए। जो सिटीज़ थी, जो टाउन डेवलप हुए, ये कहीं ना कहीं ट्रेड सेंटर थे यार। ट्रेड सेंटर जब चलेगा जब या तो कोई रिवर के रूट पे है या वो लैंड के रूट पे है, तो यहाँ से लोग आते जाएंगे तो ट्रेड होता रहेगा, इसलिए ये डेवलप होते चले गए। जैसे इनमें से कुछ एक थे पाटलिपुत्र, जो कि रिवर रूट पे था, गंगा नदी के किनारे पे। उज्जैन, ये भी लैंड रूट पे था, आजकल ये एमपी में आता है। एंड फुहार, जो कि कोस्ट यानी कि समुद्र तट पे था। तो ये कुछ सिटीज़ थी जो धीरे धीरे डेवलप होने लगी। लेकिन एक सिटी मथुरा ऐसी भी थी जो कहीं ना कहीं सेंटर बनी हुई थी सारे व्यापार का, जहाँ पे हालांकि कोई वो नहीं था कि रिवर के ऊपर नहीं, लेकिन लैंड रूट के ऊपर ये करती थी। और यहाँ चौराहा बनता था कि यहाँ से बहुत सारे रूट जाते थे, इसलिए मथुरा जो है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होती चली गई, क्योंकि यहाँ तीनों ही एक्टिविटी, कल्चरली भी, कॉमर्शियली भी और पॉलिटिकली एक्टिविटी यहाँ पे की जाती थी। अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट एंड क्राफ्ट पर्सन, कि भाई अर्बन जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर जो इलाइट्स थे यानी कि अपर क्लास जो थी, सम्राट जो अमीर लोग थे, और जो क्राफ्ट पर्सन जो छोटा मोटा काम करते थे क्राफ्ट का, वो कौन थे। जी रूलिंग जो थी ये किंग और रूलिंग जो लाइट्स थे यानी कि जो बड़े लोग थे, रॉयल फैमिली से संबंधित थे, वो तो कहाँ रहते थे, फोर्टिफाइड सिटी में रहते थे। अलग उनका किला होता था जो चारों तरफ क्या होता था, दीवारों से घिरा होता था, वो वहाँ पे रहते थे। हालांकि इन साइट्स से हम ज़्यादा कुछ डिग आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज भी लोग लाइव देयर, कि वहाँ पे आज भी लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया वहाँ से, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ वहाँ से आर के जो फैक्ट्स हैं वो निकाल ली हैं, कलाकृतियाँ निकाल ली हैं, जिनके अंदर पोट्री हैं, बॉल्स हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, ये चीज़ें हमने वहाँ से, वेसल्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमने निकाली हैं जो गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, ब्रोंज की, हाथी के दांत की, ग्लास की, सेल्स की और टेराकोटा की बनी हुई है। इनसे हमने काफ़ी कुछ निकाला है। और एक सोचो जो स्पेशल है, एक बर्तन मिला है जिसको हम नॉर्दर्न ब्लैक के नाम से जानते हैं, और ये पॉलिश की है, चमकदार काली पॉलिश की हुई है, ब्लैक मतलब पॉलिश की हुई है और चमकदार है। इसको शाही बर्तन यानी कि अमीर लोग इसको यूज करते रहे होंगे, ऐसा हमारे स्टूडेंट्स ने माना है। ये एक तस्वीर है, ये एक गोल्ड स्मिथ की पत्नी है, उसने दान की थी और उसने लगा रखी थी। ये उसका है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे या बड़े दुकानदार होते थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी ये दान दून देते वक्त इंस्क्रिप्शन या मूर्तियाँ स्थापित करवा लेते थे। दूसरी शताब्दी आते आते ये वोटिव्स इंस्क्रिप्शन जो अभी मैंने दिखाई, वोटिव का मतलब दान
डोनेशन जो दी गई उसकी स्मृति में जो रखवाई गई या स्थापित की गई है उसको बोलते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस। तो इसके अंदर क्या होता है, डोनर जो होता है वो उसके बारे में पूरा लिखा जाता है, क्यों डोनेट किया गया है, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, उसकी लाइफ कैसी थी। तो इन इंस्क्रिप्शन से ही इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इन पे लिखा रहता है किसने दान की। तो इससे ये पता चल जाता है कि उस नगर में किस तरह के लोग रहते थे। भाई क्राफ्ट पर्सन रहते थे, गोल्ड स्मिथ रहते थे, ब्लैक स्मिथ रहते थे, कैसे रहते थे। तो ये चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, उस सारी इंस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं। और जो ये मर्चेंट्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, मोस्टली मर्चेंट्स के लिए ही ये वर्ड यूज किया गया है। उनके ग्रुप जो होता था मर्चेंट्स का, वो पूरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता था, यानी कि आप एक दूसरे कंट्रीब्यूट करते थे, कोऑर्डिनेशन बना के रॉ मटेरियल लाना है, कितना प्राइस रखना है, क्या कुछ करना है, मार्केट में पूरा होल्ड रखते थे। और पर्टिकुलर जो लोग थे, मान ली गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है या उनका ग्रुप है, उनको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी या गिल्ड। ये सभी के लिए अलग अलग होता था भाई, उनको श्रेणी और गिल्ड ही बोला जाता है। मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता था उसको गिल्ड या श्रेणी बोला जाता था। और ये सारी चीज़ों को मार्केट पे एक तरह से होल्ड रख लेते थे, तो कहीं ना कहीं ये यूज करते थे। नेक्स्ट फिर कहता है कि इट लाइकली टू दैट क्राफ्ट पर्सन यूज रेंज ऑफ आयरन टूल्स मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द अर्बन लाइट्स। कि शहरी जो लोग हैं उनकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ये क्राफ्ट पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं आयरन के टूल्स बेचारे यूज करते रहे होंगे। अ ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, उपमहाद्वीप और उसके पार दूसरे देशों से, वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी हमारा कनेक्शन था भाई। ट्रेड जो था वो लैंड रूट के थ्रू नहीं, सी रूट के थ्रू होना भी स्टार्ट हो गया था। ऐसे एविडेंस मिले हमें। क्या करता है ये कि 6th सेंचुरी जब थी तो उस बीसी जो थी पूर्व इसी, तो लैंड और रिवर रूट्स जो थे उनका जाल बिछना स्टार्ट हो गया था, वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। और ये इसने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था डायरेक्शन ओवरलैंड और सेंट्रल एशिया बियॉन्ड ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट डॉटेड कोस्ट लाइन। कि भाई सारी जगह से, चाहे लैंड रूट थे चाहे हमारा सी वाला रूट था, इससे भी हमने कहीं कहीं जाना स्टार्ट कर दिया था और हमारा जो व्यापार है वो चलना स्टार्ट हो गया था। अब ये क्या कहता है, अरबियन सी से हमने नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया में जाना स्टार्ट कर दिया था। बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट था इससे हमने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को हमने कैप्चर कर लिया था। वहाँ पे हमारा ट्रेड कैप्चर मतलब ट्रेड सेंटर बनने स्टार्ट हो गए थे। और ये रूलर्स जो थे यहाँ के, ये कहीं ना कहीं इन कंट्रोल करते थे रूट्स को। क्यों करते थे, क्योंकि ये प्राइज लेते, टैक्स लेते, ट्रिब्यूट लेते थे कि हम आपको सेफ गार्ड प्रदान करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और उसके बदले आप हमें क्या दे देना, प्राइज यानी कि टैक्स पे करते रहना। अब ये जो ट्रेड थी, ट्रेड जो करते थे रूट्स में भी करते थे, तो रूट्स में जो लोग पैदल भी चलते थे। बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो वो कारवां, यानी कि जब मर्चेंट्स ग्रुप में ट्रैवल करते थे तो उनको क्या बोला जाता, कारवां। और ये कारवां जो था बुल कार्ट पे भी करते रहते थे और पैक एनिमल पे अपना सामान लेते थे, और एक जगह से अच्छा सामान लेके दूसरी जगह बेचना, दूसरी जगह से लेके तीसरी जगह बेचना, ऐसे ही ये काम करते रहते। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो समुद्र पार करके जाते थे, समुद्र पार भी जाते थे भाई। हालांकि वो काफ़ी रिस्की होता था क्योंकि इतने इक्विपमेंट होते थे, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो ऐसे ही बेचारे चले जाते थे बिना इक्विपमेंट के, बिना इतने, तो काफ़ी रिस्की होता, जोखिम भरा होता था। लेकिन इसमें पैसा ही बहुत होता था, क्योंकि ये दूसरे देश में जाके यहाँ के जो मसाले हैं, कपड़े हैं, वो काफ़ी डिमांड में होते थे और वो जाके वहाँ पे बेच देते थे। तो ऐसे मर्चेंट्स बहुत रिच होते थे और इनको कहा जाता था कई बार मस्तूत वन भी कहा गया है, तमिल में इनको सेट्टी कहा जाता है, सतवाहा प्राकृत में कहा जाता है। तो ये 3 नेम है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा याद रखना। और ये जो मर्चेंट्स हैं ये काफ़ी संख्या में क्या थे, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स, बहुत सारे स्पाइसेज, पेपर स्पेशली, जिसकी रोमन एम्पायर में और यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसको हम सोने की तरह मानते थे। तो ये कहीं ना कहीं काला सोना भी इसको बोला जाता था। तो ये इसकी काफ़ी डिमांड थी, तो ये लोग इसका व्यापार करते रहते थे। और ये जो व्यापार होता था ये हमारा जो है कहीं ना कहीं अरबियन सी और मेडिटेरियन सी के बीच में चलता रहता था।
काफ़ी दूर तक हम व्यापार करते थे। अब रखते हैं भाई क्वाइंस, सिक्के और किंग्स। अब सिक्के ज़रूरी थे क्योंकि अब तो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया था, ट्रेड चल गया था, तो उसके लिए कोई चीज़ चाहिए। अब चीज़ चाहिए तो इसके लिए मुद्रा चलेगी, करेंसी चलेगी। करेंसी कैसे चलेगी? तो स्टार्टिंग जो की गई अब मुद्रा की या करेंसी की आप कहेंगे तो वो चली थी क्वाइंस थे। अब क्वाइंस भी कौन से आते थे? पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब होता है कि एक धातु ले ली और इस पर एक मोहर लगा दी, तो इस पर वो मोहर पे जो है वो छप के आ गई, इसको बोलते थे पंचमार्क। इनका कोई रेगुलर साइज नहीं होता, हालांकि बाद में साइज चलाने लगे, कोई रेक्टेंगल, कोई गोल, कोई ट्रायंगल इसमें बनाने लगे, तो बाद में पहले पंचमार्क कॉइन ही चलते थे और ये सिल्वर और कॉपर के मिलते थे। गोल्ड के भी आगे इशू किए गए हैं। इनको डाला जाता था और यूज किया जाता था एज ए एक्सचेंज। तो इससे काफ़ी ये हमें जो है काफ़ी नंबर में जब डिग आउट किया गया तो पुरानी जो साइट खोजी गई उसमें हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं। सारे के सारे जो हमारा उपमहाद्वीप है, पूरा भारत का महाद्वीप, उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि जो पाकिस्तान वाला है, भूटान है, नेपाल है, या ये श्रीलंका है, या म्यांमार तक है, बांग्लादेश है, उधर अफगानिस्तान तक, ये सारा इलाका हमारा क्या है? उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। तो जब भी हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते थे इसका मतलब ये सारे जो रीजन है ये सारे अपने में इंक्लूड करते हैं। सारे एरिया पहले भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा थे। आजकल अलग अलग देश हैं, लेकिन उसमें जब कहते हैं तो आप समझ जाना। तो काफ़ी किया गया और पूरी थ्रू आउट जो सब कॉन्टिनेंट वहाँ पे मिला। और जो मुद्रा रक्षक हैं, न्यूमिटिस्ट हैं, जो स्टडी करते हैं इन क्वाइंस की, उन्होंने इन क्वाइंस को स्टडी किया और ये रिकन्स्ट्रक्ट किया कि कहीं ना कहीं ये व्यापार के लिए ये यूज किए जाते रहे होंगे। इन पे जो पंच मार्क्स हैं इन पे कुछ मैं बताया ना, सील लगती थी, मोहर लगती थी और वो छप जाती थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेसिफिक रूलर जो डायनेस्टी है उसके द्वारा इशू किए जाते होंगे। फॉर एग्जांपल मौर्य, मौर्य के एक टाइम में हमने देखा तो वहाँ पे काफ़ी मौर्य सिक्के मिले हैं जिसके बेस पे हम मानते हैं कि ये मौर्यन चलाए थे और इन्होंने गोल्ड क्वाइन चलाए थे एफिसली। और ये कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि मर्चेंट्स या बैंकर या टाउन पीपल्स भी इनको इशू कर लेते थे। ऐसा भी कुछ एविडेंस हमें मिले हैं जिनके बेस में हम कह सकते हैं कि किंग के साथ साथ कुछ और लोग थे जो रिच पर्सन थे या मर्चेंट्स होते थे बड़े बड़े, वो भी इन कॉइन्स को डाल सकते थे और उनका यूज कर सकते थे। सबसे पहली जो कॉइन्स में नाम और इमेज की बात की है वो इंडो ग्रीक शासकों ने की है। जो रूलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे राज करते थे। नेक्स्ट कहता है जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस है वो इशू किया गया था कुषाणों के द्वारा। ये एमसीक्यू में आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन कर लेना। जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइन जो इशू किया गया था वो कुषाणों के द्वारा यूज किया गया था और ये रोमन एम्पायर के समक्ष माने जाता है कि वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने ये गोल्ड कॉइन बनाया था, क्योंकि वो लोग भी गोल्ड कॉइन्स में अपनी मूर्तियाँ यूज करते थे और करते थे। तो पेरिप्लस और एरेथन्स ये दो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समुद्री यात्रा। पहले का मतलब है पेरिप्लस का मतलब है समुद्री यात्रा और एरेथन का मतलब है रेड सी को बोला गया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट तो जो है पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान जो हैं ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। पार्थियन जो हैं उनके बेस पे उनसे इंस्पायर होकर जो कुषाण हैं उन्होंने क्वाइंस चलाया था गोल्ड का सबसे पहले। उसके बाद कहता है कि ये जो पार्थियन रूलर्स थे इन्होंने जो इशू किए थे क्वाइंस ये हमारे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ तो उनका राज नहीं था, लेकिन क्वाइंस मिले, इसका मतलब क्या है? उनसे हमारे संबंध रहे होंगे। संबंध का मतलब ट्रेड रिलेशन रहे होंगे, हमने एक्सचेंज किए होंगे, इसलिए उनके क्वाइंस हमारे यहाँ मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो ये गोल्ड क्वाइंस इस तरह के ट्रांजैक्शन के बारे में हमें बात करते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि रोमन क्वाइंस जो है साउथ जो इंडिया है उसमें काफ़ी मिले हैं। अब इसका मतलब क्या है कि साउथ जो रोमन एम्पायर है वो तो साउथ इंडिया में राज नहीं करता था, ना ही हम उसका पार्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा मिले हैं तो हमारा जो ट्रेड कनेक्शन है वो रोमन एम्पायर से रहा होगा। ऐसे ही कुछ क्वाइंस में पंजाब और हरियाणा में मिले हैं। वहाँ एक ट्राइबल्स जो रिपब्लिक्स रहते थे, कुछ योद्धा उनको बोलते हैं, योद्धा भी बोला जाता है, तो उनको कहते हैं। वहाँ से बहुत सारे हमने क्वाइंस निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने क्वाइंस अलग से इशू करते थे ताकि वो भी किसी के साथ व्यापार कर सके। और ये कहते हैं सबसे अच्छे
सम मोस्ट ऑफ स्पेक्टेकुलर गोल्ड क्वाइंस वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर। सबसे अच्छे जो गोल्ड क्वाइंस हम देखने को मिलते हैं जिनमें शुद्ध जिसे कह सकते हैं प्योर गोल्ड में हम जिसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट अच्छी नहीं थी और बिल्कुल साफ सुथरे, वो हमारे गुप्ता एम्पायर के द्वारा यानी गुप्त जो डायनेस्टी है उसके रूलर्स हैं उनके द्वारा यूज किए गए हैं। नेक्स्ट कहता है 6th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स जो है ये गोल्ड कॉइन जो है बहुत कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं, मतलब इनका चलन जो है मिलने बंद हो जाते हैं। यानी कि चलन अब हिस्टोरियंस रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को कि वो अंदाज़ा लगाते हैं भाई क्या हो गया होगा कि या तो भाई कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया होगा जिसके कारण ये कॉइन्स बनने बंद हो गए, इनका चलन जो था वो बंद हो गया, या फिर वो कहते हैं कि भाई नहीं वो रोमन एम्पायर जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर था उनके साथ ट्रेड खत्म हो गया होगा, या हो सकता है कि जो वेस्टर्न कल्चर था जिनके साथ हमारा वो व्यापार उनका एम्पायर ही खत्म हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये कहता है हो सकता है कि हमारे जो स्टेट यहाँ के राज्य थे और वहाँ के राज्य थे उनके बीच कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि भाई और कोई नए टाउन्स बन गए हों या नए ट्रेड रूट्स हमने ढूंढ लिए हों कि उनके साथ व्यापार करना बंद कर दिया अब दूसरे के साथ करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हो सकता है ये टाइम टू टाइम जो क्वाइंस हैं ये थोड़े से पुराने हो गए, नई करेंसी जारी कर दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये क्वाइंसों का चलन तो बंद हो गया, मिलने बंद हो गए थे उसमें, लेकिन इंस्क्रिप्शन में इनका यूज किया जा रहा था, जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलती थी उसमें इनका यूज किया जाता था। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सर्कुलेशन में तो थे, हो सकता है ये क्यों बंद हुए इसका कोई रीज़न अब स्पेसिफिक नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चलन में ज़रूर थे। नेक्स्ट होता है बैक टू बेसिक कि हाउ इंस्क्रिप्शन डिस्पेयर्ड, कि इंस्क्रिप्शंस को कैसे पढ़ा जाता है। भाई भाई आसान नहीं है इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, कि वो ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, आज की जो लैंग्वेज है वो तो होती नहीं है, तो उसको पढ़ा कैसे जाता है। भाई बहुत ज़्यादा इसमें माइंड चाहिए और बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगा के इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मी जो लिपि है उसको कैसे ढूंढा गया। अब ये मोस्ट ऑफ स्क्रिप्ट में जो है यूज की गई थी राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज आर ड्राइव फ्रॉम ब्राह्मी, कि आज हम जो इंडियन लैंग्वेज देखते हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई है जितनी भी हैं। और ये स्क्रिप्ट जो है अशोक की जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनके अंदर यूज की जाती थी। अब धीरे धीरे यूरोपियन जो स्कॉलर थे, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन पंडितों के साथ जो उसमें टीचिंग का काम करते थे या लिखने का काम करते हैं उनके साथ उसमें बंगाली और देवनागरी जो स्क्रिप्ट थी उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप ट्रांसलेट कीजिए। अब उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया और पुरानी जो स्पेसिमेन थी उनकी तुलना स्टार्ट कर दी, जो बंगाली और संस्कृत में थी या हिंदी में थी उनको ट्रांसलेट करवाना स्टार्ट कर दिया और उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया ब्राह्मी से या पुरानी जो इंस्क्रिप्शन मिली उनसे। अब इससे क्या हुआ कि ये निकाल लिया, कई बार स्कॉलर ये सोचने लगे कि भाई संस्कृत लैंग्वेज है ये, कुछ सोचने लगे नहीं जी लेकिन वहाँ तो प्राकृत यूज की जाती थी। अब धीरे धीरे इस तरह से जब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने आखिर में अक्षरों को मिलाना स्टार्ट कर दिया, अक्षरों को मिला के ही वो क्या करते हैं फिर धीरे धीरे क्या करते हैं उसको डिसेपरेट करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने अशोक की जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है 1838 में उसको डिसेपरेट यानी कि पढ़ लिया। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है कि बहुत सारी एक ही वर्ड यूज किया गया, मतलब ये है बार बार इसका यूज किया जा रहा है और इसका निकालेगा भाई ये तो द होगा, क्यों तो कोई क्वाइंस मिल गया, क्वाइंस पे अशोक लिखा हुआ था, द भी यूज किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसको और किसी लैंग्वेज में लिखा, वो लैंग्वेज हमने पढ़ ली तो ये वर्ड वहाँ से निकल पढ़ लिया और उसका ये मतलब निकाल लिया, बाद में उसको बाद में देखते गए अगर फिट बैठता तो उससे पढ़ लेते, तो ऐसे ही ये पढ़ाने लगे। क्या कर अक्रोष्टी को कैसे पढ़ा गया, देखिए एग्जाम्पल कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए 4 इंस्क्रिप्शन मिली हमें, इंस्क्रिप्शन में अलग नाम है, इसके में अलग है, इसके में अलग है, इसके में अलग है। अब क्या करें हम मैच करेंगे वर्ड का कि भाई कोई मैच तो नहीं मिल रहा है,
उसे निकालने की कोशिश करेंगे, या कोई क्वाइंस मिल जाए या कोई टेक्स्ट में मिल जाए जिसमें अलग लैंग्वेज में लिखा हो और वो लैंग्वेज किसी को आती हो, तो उससे वो नाम पढ़ लेंगे। अब उसमें नाम जब हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है, मान लिया अशोक है, अशोक लिखा, अब यही नाम कहीं और लिखा मिल गया अशोक, और उसने बता दिया तो अशोक लिखा हुआ है, तो उसके साथ नीचे ऐसे ही दूसरी जो पढ़ी नहीं जा सकती उसमें लिखा हुआ, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ना, ये डिजाइन जो बना रखा है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज़ हम धीरे धीरे ढूंढते चले जाते हैं और वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे कहते हैं, अखरोष्टी को कैसे पढ़ा गया। अब अखरोष्टी जो इंस्क्रिप्शन में है नॉर्थ वेस्ट में यूज की जाती थी, की गई थी, और उनके साथ में क्या हुआ, इंडो ग्रीक किंग जो रूलर थे इन्होंने कुछ क्वाइंस यूज किए गए थे, और उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, खरोष्टी और ग्रीक भाषा में अपना नाम लिख रखा था। अब ग्रीक में तो पढ़ना जिसको आता था उन्हें पढ़ लिया और खरोष्टी से मैच कर लिया, इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट हो गया। अब क्या कहता है, किंग जो रहे क्रोस्टी, सॉरी ग्रीक और क्रोस्टी में उन्होंने इंस्क्रिप्शन जो स्क्रिप्ट थी वो लिख रखे थे अपनी क्वाइंस में, उनसे पढ़ लिया, उनसे पढ़ने के बाद जो इंफॉर्मेशन क्या कर दिया, धीरे धीरे इन सिंबल बनाने स्टार्ट कर दिए, और सिंबल बनाने के बाद क्या कर दिया, धीरे धीरे उसको निकालना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अपोलो टोटस, ये नाम लिखा हुआ था, इसमें ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वही चीज़ उन्होंने पकड़ ली और इससे करके वो क्या करने लगे, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने लगे। ठीक है, ये चीज़ें की जाती हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, अभी लोगों को प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य है कि भाई कैसे इतिहासकार जो हैं, लेख शास्त्री जो हो, वो कैसे पता लगा से, किन तरीकों से पता लगा लेते हैं कि भाई इंस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखी है, क्या मैसेज छुपा रखा है। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं अशोक के 2 इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकर। अब क्या करते हैं, कहीं भी अशोक नाम का कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, उसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन दोनों अभिलेखों में कहीं भी नहीं लिखा गया। उसके द्वारा जो टाइटल यूज किया गया था उसका नाम लिखा गया है, जैसे इसका नाम लिखा गया है देवानंद प्रिय, बिलव्ड ऑफ गॉड्स एंड पियदसी पीजेंट टू होल्ड, ये 2 नाम उसमें यूज करके हैं। अब इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के साथ उन्होंने लगाया कि भाई अलग अलग पढ़ने पड़े, क्या करेंगे, वो सारे जितने इंस्क्रिप्शंस हैं उनको एग्जामिन करेंगे, अब वो मैच करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं, भाई स्टाइल, कंटेंट, लैंग्वेज जो है। अब देखते हैं कि भाई इनका मतलब जब लैंग्वेज, कंटेंट और स्टाइल मैच कर गया तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यह संभव है, यह एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शन है किसी न किसी एक रूलर के द्वारा चालू की गई है, यानी कि बनाए गए हैं, शासक एक ही शासक ने बनाया होगा, दो ने नहीं बनाया होगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो इस प्रकार वो ढूंढ निकालते हैं भाई ये तो किसने लिखा होगा। फिर वो क्या देखते हैं कि अशोक जो है क्लेम करता है, ऐसा माना जाता है कि उससे पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने इस तरह की अरेंजमेंट की हो, ऐसी रिपोर्ट ली हो कि भाई जाकर मैसेज दीजिए, इंस्क्रिप्शन लगाइए, लोगों को समझाइए, या कोई जैसे धम का प्रचार नहीं करवाया, ऐसी तरह का कोई शासक ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो हम ये लगते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये अशोक ने चलाई होंगी, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, टेक्स्ट में भी ऐसा कहा गया है, ये इंस्क्रिप्शंस भी है, इसमें वर्ड भी यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अशोक का होगा। और कई बार ये लगाते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ये ट्रू भी हो सकती है, या ऐसे ही फालतू में अतिशक्तिपूर्ण या अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एग्जामिन करके ही ये चीज़ मानते हैं, टेक्स्ट से मैच करके, इंस्क्रिप्शन को पढ़ के कि हाँ ये चीज़ अशोक ने की होगी, तो करते हैं। नेक्स्ट करता है, जो हिस्टोरियंस हैं वो ये असेसमेंट कैसे कर देते हैं कि भाई जैसे ये इंस्क्रिप्शंस जो थी ये ऐसी सिटी के इम्पोर्टेंट रूट पे लगा दी जो कम्युनिकेशन रूट थे, जहाँ से लोग पास आउट करते थे, यानी कि आते जाते थे। अब लेकिन ये बात तो ठीक है उन्होंने लगा दी, अगर भाई लोग आएंगे पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी तो बात है ना वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर लगाने का फ़ायदा क्या था।
और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जो लगाई गई, जैसे प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं, लेकिन प्राकृत तो जो थी पाटलिपुत्र में बोली जाती थी, उस वाले पार्ट में ज़्यादा यूज की जाती थी। तो इसका क्या मतलब है कि लोग कैसे समझते होंगे भाई कि राधा जो राजा है क्या उसका पालन किया गया होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे कि भाई क्यों, लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस तरह की जो बातें आएंगी तो वो आसान नहीं है उनका आंसर ढूंढ पाना या उनका आंसर दे पाना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को कर पाना। क्यों? क्योंकि ये अशोक इंस्क्रिप्शंस है जो है, आगे जो कहता है इसमें एक जो क्लिंग 260 BC में उन्होंने जीत लिया था, काफ़ी नरसंहार किया था, तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है और उसमें कहीं भी उसने, जो अशोक है उसने युद्ध की बात नहीं कही है। अब युद्ध की बात नहीं कही है तो इसका मतलब क्या है भाई। युद्ध के लिए उसने कहा कि भाई उसने उसमें कहा कि अशोक की वेदना को प्रतिबंध करने के रूप में लगाया गया है, साथ में युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे भाई, पढ़ना जटिल है लेकिन उसने यूज नहीं किया कि भाई, उसने लग दिया कि भाई मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ ये है, लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं किया मैंने आपको जीत लिया। तो इसका मतलब क्या था भाई, हम कैसे क्या माने उस चीज़ को। तो इसमें ये बात सामने निकल कर आई कि जो अभिलेख है जो उड़ीसा से हमें मिला है, यानी कि जो कलिंग राज्य था उसमें, तो उसमें ये जो अब लिखा गया था कि भाई आत्मग्लानि वर्ड यूज नहीं किया गया। तो इस कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उसने इसलिए इस वर्ड को मिसिंग कर दिया क्योंकि वो ये जताना नहीं चाहता था कि मैंने आपको जीत लिया है। भाई अगर वो ये जिताता तो कहीं ना कहीं वो लोग और ज़्यादा दर्द उनको महसूस होता, पेन ज़्यादा होता, इसलिए वो अपनी इस बात को छुपाना चाहता था। इसलिए उसने लोगों को ये नहीं कहा कि मैं आत्मग्लानि मानता हूँ या तुम्हें जीत लिया गया है या नरसंहार के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये ज़्यादा पेनफुल हो सकता है इस रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को काफ़ी मारा गया था, फिर भी ये इशू किए गए थे, तो इनका कुछ मतलब निकाल पाना आसान नहीं है। जो ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं इनके एविडेंस जो मिलते हैं हमें, इनकी भी लिमिटेशन होती है भाई, इनसे आसान नहीं इनको पढ़ पाना, इनमें बहुत सारी तकलीफ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, इनकी अपनी एक लिमिट होती है। जैसे भाई जो लेटर हैं वो फेंटली इनग्रेव्ड हो जाते हैं, वो धुंधले पड़ जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है ना, या मिसप्रिंट हो जाते हैं। मिसप्रिंट यानी कि कोई लिखा हुआ है, कोई बीच का अक्षर गायब हो गया तो उसे पढ़ना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेटर मिसिंग हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं कि भाई पूरी लेटर लिखा हुआ लेकिन उसकी बीच की लाइन गायब होगी, टूट गई या घिस गई, तो आसान नहीं होगा। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं इनसे रिकंस्ट्रक्ट करना जो हिस्ट्री को वो आसान नहीं है। इनका सही मतलब निकाल पाना कि इसका मतलब क्या होगा सही, ये भी आसान नहीं है। तो कुछ कई बार क्या होता है पर्टिकुलर प्लेस पे इंस्क्रिप्शन मिलती नहीं है, अब उनका क्या किया जाए, उस प्लेस के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। अब कई बार क्या होता है भाई, हमने एक इंस्क्रिप्शन ढूंढी, उसमें जो बातें लिखी हुई थी, अब वहीं पे एक टेक्स्ट निकाला, अब टेक्स्ट में जो बातें लिखी हुई तो वो मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? हो सकता है टेक्स्ट जो लिखा गया है वो उसके कोर्ट या कवि के द्वारा लिखा गया हो सकता है वो जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हो किसी और ने लिखी हुई हो, दोनों के मतभेद रहे हों, दोनों की विचारधारा लग रही हो, ये भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी है उनको नोट डाउन नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं किया जाता है नोट डाउन? क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बातें लिख रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जिस चीज़ को आज हम इकोनॉमिकली अच्छे मान रहे हैं उसमें नहीं मानी गई हो। दूसरा, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके द्वारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं लिखता था। अब जो बड़े इवेंट होते थे या कोई राजा का युद्ध जीतना या राजा की मृत्यु होना या दान दे देना, तो उन चीज़ों की तो रिकॉर्ड बना लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती थी डेली वर्क के काम होते थे उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं बनता था। तो उससे हम ये रूटीन जो एग्रीकल्चर वर्क होता है उनका पता नहीं चलता था, ज्वाइंस और इसका डेली एक्शंस में जो चलती रहती थी इनका कोई मेंशन नहीं होता था। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि इंस्क्रिप्शन जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं है कि हम एक इंस्क्रिप्शन के बेस पे ही पूरे जो राज्य है उसका इतिहास लिख डालें। तो ये कुछ
अब प्रॉब्लम है कि भाई एग्जैक्ट मीनिंग ना लिख पाना। आज तक कुछ लिपियाँ जैसे हड़प्पा की लिपि है आज तक पढ़ी ही नहीं गई है, उसको रीड आउट करना आसान ही नहीं है, तो उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाए हैं, या उनके एविडेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। कुछ मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन जो है डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो डिस्ट्रॉय होने के कारण भी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और बार बार इसको रिवीजन करते रहिए, और बाद में हम इसी चैप्टर के MCQ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।